नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का प्रकरण समास। इससे पहले अपन ने यौगिक शब्दों में संधि को पढ़ा था। अब आज पढ़ रहे हैं समास, फिर उपसर्ग और प्रत्यय अपन करेंगे। तो समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा क्या है, ठीक है, समास के प्रकार क्या क्या हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं, समासों की पहचान कैसे की जाती है, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समास की बात करते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में छोटा करना, संक्षेप होता है, ठीक है। अब उसके बाद में आगे अपन बात करें कि जो समास है वो जो है समास किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो समास सम धन आस, इन दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। अब सम धन आस से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बिठाना। आस का अर्थ क्या होता है? आना या बैठना। तो अब ये अगर मान लो इस शब्द का अर्थ अगर अपन निकालना चाहें तो क्या हो गया? तो एक या एक से अधिक पदों के बीच में योजक चिन्हों को हटाकर पास पास में बिठाना। दो या दो से अधिक शब्दों को दो या दो से अधिक शब्दों को, दो या दो से अधिक शब्दों को बीच के विभक्ति चिन्ह, बीच के विभक्ति चिन्ह, जिनसे विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह योजकों, शब्दांशों को हटाकर, शब्दांशों को हटाकर पास पास बिठाना। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? समास कहलाता है, ठीक है। तो ये समास की क्या हो गई? इस शब्द के अनुसार परिभाषा हो गई। अब अगर हम कहें तो दो या दो से अधिक पदों को परस्पर मेल को ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक, वहां तो वर्ण था, किसमें? संधि में। अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका समास। अब उसके बाद में जैसे अपन बात करते हैं रेल पर चलने वाली गाड़ी, जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको। एक शब्द दिया हुआ है रेल पर चलने वाली गाड़ी, क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी मतलब क्या हो गया? ये जो पटरी बनी हुई है, रेल मतलब पटरी, पटरी को और क्या कहते हैं? रेल। इस पर जो चलने वाली गाड़ी है उसे अपन क्या कहेंगे? रेलगाड़ी कहेंगे, ठीक है। तो समास होने से पूर्व के पदों को खंडित करना, जैसे ये रेलगाड़ी शब्द है, इसको अगर अपन वापस इस तरह से लिखते हैं, पुनः उसी अवस्था में ले आते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? समास विग्रह, संधि विच्छेद, समास विग्रह, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं, ठीक है। अब जिन पदों से
जिन पदों से मिलकर एक पद का रूप दिया जाता है उन्हें संक्षिप्त में अपन क्या कहते हैं? समस्त युक्त पद कहते हैं। जैसे ये वाला जो है ये क्या हो गया? ये हो गया आपका समस्त पद। क्या हो गया? समस्त पद। समास से बना हुआ पद समस्त पद, या इसको अपन और क्या कहते हैं? सामासिक पद भी कह सकते हैं। इसको अपन समास युक्त पद भी कह सकते हैं। समास युक्त पद भी कह सकते हैं। तो ये क्या हुआ? ये हुआ आपके छोटी छोटी परिभाषाएं जो समास से जुड़ी हुई हैं। ठीक है। अब तो इसमें क्या हो गया? रेलगाड़ी समस्त पद हो गया। जिस पद के अर्थ का मुख्य बल होता है वो होता है प्रधान पद, और जिस पे जो आपके अर्थ पे ज्यादा जोर नहीं दिया जाता वो होता है गौण पद। तो इसमें क्या हो गया? गौण पद और प्रधान पद। पूर्व पद, पहले वाला पूर्व पद, और बाद वाला क्या हो जाएगा? उत्तर पद। ठीक है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे शब्द हैं जिनको हमें समास प्रकरण शुरू करने से पहले जानना अत्यंत आवश्यक है। अगर ये हमें जानकारी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? समास को समझ नहीं पाएंगे। अब अगर हम बात करें कि संधि और समास में अंतर क्या है, तो संधि में क्या होता है? ध्वनियों का जो है ध्वनि प्रक्रिया होती है, वर्णों का मेल होता है, जबकि यहाँ पे शब्द प्रक्रिया होती है। शब्द यहाँ पर काम आते हैं। ठीक है। एक से अधिक शब्दों का मेल होता है, वह वर्णों का मेल, यहाँ पे शब्दों का मेल। वहां संधि विच्छेद कहा जाता है और यहाँ समास विग्रह कहा जाता है। इसी तरह से संधि के नियम अधिकांश तत्सम शब्दों पर आधारित रहते हैं जो संस्कृत के होते हैं, जबकि समास किस पे? तत्सम के साथ साथ तद्भव और उर्दू शब्दों पर भी क्या होते हैं? आधारित रहते हैं। समास के पद में क्या होता है? विभक्ति चिन्ह या शब्दांश हटाए जाते हैं, जबकि संधि में लोप न होकर क्या होता है? दो वर्णों के मेल से विकार या परिवर्तन आता है। तो ये हो गया आपके संधि और समास में अंतर। ठीक है। अब समास विग्रह करते समय क्या है? द्विगु समास के प्रथम संख्यावाची पद को छोड़कर, ठीक है, दुर्बाध पदों को छोड़कर पदों के मूल रूप में रखे जाते हैं और उसके स्थान पर क्या किया जाता है? पर्याप्त पर्याय न रखें, अर्थात जो शब्द है उसी को अपने को काम में लेना है। लुप्त हुए पद को पुनः इस प्रकार रखें कि समास का वास्तविक अर्थ प्राप्त हो जावे। अर्थात अगर हम ऐसे ऐसे शब्दों को लिखेंगे जिनसे उनका अर्थ नहीं होता, जैसे विद्या, विद्यालय, तो विद्यालय का अगर आप समास विग्रह करते हैं तो विद्या का आलय लिखेंगे तो उत्तर गलत हो जाएगा। विद्या के लिए आलय होगा, तब जाकर उसका अर्थ प्रकट होगा। ठीक है। नहीं तो विद्यालय मतलब क्या हो गया? विद्या का आलय, आलय मतलब घर, विद्या नाम की लड़की, उसके घर को अपन ने कह दिया विद्यालय। तो विद्या के लिए आलय अर्थात विद्या अर्जन करने के लिए जो आपके बना हुआ घर है उसको अपन विद्यालय कहते हैं। तो समास विग्रह करते समय बिल्कुल इस चीज का क्या करेंगे? पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब क्या है? समास के भेद। समास के भेद। समास के भेद कितने होते हैं भाई? समास के भेद होते हैं 6। समास के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। नंबर 1, पहला कौन सा होता है? पहला होता है अव्ययी भाव समास। पहला कौन सा होता है? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। दूसरा इसमें कौन सा होता है भाई? दूसरा होता है इसमें तत्पुरुष समास। तत्पुरुष
समास। तीसरा इसमें होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। चौथा इसमें होता है द्विगु समास। पांचवा इसमें होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और छठा होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। अब हम क्या करेंगे, एक एक समास को अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। समास में क्या होता है, समास विग्रह कैसे होता है, पहचान कैसे करेंगे, यहां पर कौन सा समास क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अव्ययी भाव समास। ठीक है, ये 6 हो गए भेद। अब पहला भेद ले रहे हैं अपन अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, सबसे पहले ये ध्यान रखें कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। पहला क्या है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व मतलब पहले वाला, पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा पद गौण होता है, उत्तर पद गौण होता है। दूसरा क्या है भाई, इस समास में पूर्व पद में कोई उपसर्ग होता है। पूर्व पद में उपसर्ग, और उपसर्ग भी कौन सा होगा, अव्यय होगा। कौन सा होगा, अव्यय होगा। ठीक है, और इस समास के पूर्व पद के क्या होगा, कोई अव्यय होगा, उपसर्ग भी होगा और एक अव्यय भी होगा। ये क्या हो गया, इसकी ट्रिक हो गई, पहचान का तरीका हो गया कि पहला पद यदि अव्यय है तो वो कौन सा हो जाएगा, वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। फिर इस समास में जो है पद की पुनरावृत्ति होती है या प्रत्यय के रूप में अनुसार पूर्वक उपरांत जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे पहला बनता है यथा से, यथा उपसर्ग से बनता है। जैसे यथा समय, यथा समय, तो क्या हो जाएगा, यथा समय जो समय निश्चित है, जो समय निश्चित है। ठीक है, इसी तरह से यथा स्थान, जो स्थान निश्चित है। यथा स्थान, जो स्थान निश्चित है। फिर उसके बाद में आपके यथामति, यथामति मति के अनुसार। ठीक है, तो ये यथा शब्द अपन ने जोड़ा, यथा शक्ति, यथा समय, यथा अवधि, है ना, यथा विधि, यथा गति। तो ये सारे क्या हैं, इन सारे शब्दों में यथा जो शब्द जुड़ा है वो किस में आ जाएगा, वो अव्यय भाव में आ जाएगा। उसके बाद में क्या है, यथा के बाद अगला शब्द क्या है भाई, अगला उपसर्ग क्या है, यथा के बाद अगला उपसर्ग है आपके निर या निस। निर, निश और बे। निर निस बे, है ना, बिना उत्तर पद, है ना, बेवफा, बेफायदा, बेफायदा, तो क्या होगा, बिना फायदा के। अब इसी तरह से बेईमान, बिना ईमान के, बिना ईमान के। ठीक है,
इसी तरह से बेहया, हया का शर्म, अब कटक, मिस, अमिस, रहित, निरामिस, है ना, बेहया, रहम, बेमुरव्वत, बेनिस, जो उसमें क्या होता है, उसमें भी आपके, उसके बाद में प्रति, तीसरा क्या है, कैसे बनेगा, हर, है ना, प्रतिधन अक्ष, प्रत्यक्ष, तो प्रति अक्ष का मतलब क्या होता है, आंखों के सामने, अक्ष, अक्षी, आंख, आंखों के सामने, ठीक है। इसी तरह से प्रतिशत, प्रतिशत का क्या हो जाएगा, प्रत्येक शत, शत का अर्थ होता है सैकड़ा, 100 में से। अब उसके अलावा क्या है, प्रतिद्वंद्व, प्रतिद्वंद्व में क्या हो जाएगा, द्वंद्व के बदले द्वंद्व, ये ध्यान रखना कि समास जब विग्रह करेंगे अपन, तो समास विग्रह करते समय अपने को ये चीज ध्यान रखनी होती है। क्या चीज ध्यान रखनी होती है कि जब विग्रह करें तो उसका अर्थ स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब प्रति के बाद क्या है, चौथा, आ जन्म, है ना, आमरण, आकंठ, आजीवन, आकंठ, है ना। इसके अलावा स, ब, बा, है ना, स, ब, बा, जैसे स में क्या हो गया, स परिवार, स प्रणाम, स पत्निक, पत्नी सहित, है ना, सार्थक, है ना, स अर्थ, अर्थ सहित। तो इस तरह से ये हुआ। ब बखूबी, खूबी सहित, बाकायदा, कायदा सहित। तो इसमें क्या रहेगा, सहित सहित इसमें साथ में अपने को लिखना रहेगा। अब इसके अलावा पदों की पुनरावृत्ति भी होती है, जैसे लूटम लूट, लूट के बाद लूट, फूटम फूट, फूट के बाद फूट, कानो कान, कान ही कान में। अब यह कान के बाद कान नहीं आएगा, कान ही कान में, कानो कान, सुना सुनी। तो इसमें क्या होता है, पदों की पुनरावृत्ति, पदों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब वापस दोहराना, पदों की पुनरावृत्ति भी होती है, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे, धीरे के बाद धीरे, घर घर, प्रत्येक घर, चला चली, चलने के बाद चलना, बार बार, बार के बाद बार, बार के बाद बार, भागम भाग, भागने के बाद भागना। तो ये क्या होता है, ये किसमें होती है, 2 बार आता है, तो वो भी किसमें आएगा, वो भी आता क्या है, जब प्रत्यय के रूप में अनुसार, पूर्व, जैसे अनुसार, अवसर के अनुसार, इच्छा के, क्रमानुसार, क्रम के अनुसार। अव्ययी समास के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण, दिनानुदिन, दिन के पीछे दिन, अनुगुण, गुण के योग्य, परोक्ष, अक्षी के परे, परोक्ष है ना, परहधन, अक्ष, परोक्ष। फिर उसके बाद में आध्यात्म, आत्मा से संबंधित, है ना। तो इसमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, ये उदाहरण आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं। ये सारे ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके किस में आते हैं, अव्ययी भाव समास में आते हैं। तो
अव्ययी भाव समास क्या हुआ, कुछ समझ में आया होगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब हम दूसरा जो समास है तत्पुरुष समास देखते हैं। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या होता है, अब इसमें देखिएगा, पहला इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर मतलब बाद वाला, उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरा नियम क्या है भाई इसमें, दूसरा नियम यह है कि इसमें जो है आपके कर्ता और संबंध कारक को छोड़कर सभी कारक, कारक चिन्हों का लोप होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है। ठीक है, अब कारक चिन्ह अगर अपने को याद नहीं है तो बच्चों पहले अपने को कारक चिन्ह याद करने पड़ेंगे, और कारक चिन्ह के बाद ही अपन क्या पढ़ पाएंगे, तत्पुरुष समास को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है, पूर्व पद संज्ञा, पूर्व मतलब पहले का, पूर्व पद संज्ञा, या क्या होता है, या इसमें आपके विशेषण, संज्ञा या विशेषण का काम करता है। तो संज्ञा या विशेषण पूर्व पद इसमें तत्पुरुष समास में। अंतिम पद हैं क्योंकि अंत है, क्या हो गया, ऋषि। बात करें इसमें क्या हो गया, ऋषि स्नान कर रही है, कन्या का में पद, तो इसमें क्या हो गया, तो ये आपके तत्पुरुष समास जो है कन्या के अनुसार, ऋषि के अनुसार जो है क्या होगा, पद की क्रिया और लिंग वचन नहीं चलेगा। ऋषि कन्या स्नान कर रही है, तो ये रही है, कर रही है, ये किसके अनुसार चला, कन्या के अनुसार चला। ठीक है, तो इस तरह से अपने को ये चीज ध्यान रखनी है। अब जिस विभक्ति का लोप तत्पुरुष समास में हुआ है तो उसी को आधार करके उसका क्या करते हैं, भेद लिखते हैं। तो तत्पुरुष समास के प्रमुख भेद, तत्पुरुष समास के भेद कितने हो गए, 6 होते हैं। कौन से होते हैं, 6। अब कर्ता कारक को अपन छोड़ना है, कर्ता ने, इसको क्या करना है, छोड़ना है। कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के साथ क्या होगा, द्वारा, ठीक है, और के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से, फिर उसके बाद में संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से, ये से क्या है, ये अलग होने का भाव, ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, अलग होने का जहां भाव रहता है वो आपके हो जाता है अपादान। ठीक है, फिर आता है संबंध का
की, है ना, इसमें आपके संबंध की का इसमें, इसी तरह से अधिकरण, अंत में क्या होता है, अंत में होता है संबोधन। हे होगा, इसमें होगा 1 2 3 4 5 और 6 पुरुष, करण, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष होते हैं, तत्पुरुष समास में होते हैं। जो पहला आपका कर्ता कारक है वो भी इसमें नहीं होगा, और अंत में आपका जो संबोधन कारक है वो भी इसमें नहीं होगा। तो ये चीज क्या है, ये तत्पुरुष समास में अपने को क्या करनी होती है, ध्यान रखनी होती है। और इसके अलावा भी आपको क्या है कि तत्पुरुष समास के कुछ और भेद हैं जो संस्कृत में आपके आते हैं। अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, अलग तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास, ये सारे संस्कृत के हैं भाई। उपपद तत्पुरुष समास, और लुप्त पद तत्पुरुष समास। तो ये चारों किसके हैं, संस्कृत के हैं। ये सब क्या है, हिंदी के हैं। तो हम इनका भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, और इस विस्तार से इनका समास विग्रह क्या होता है इसके बारे में भी अपन अगले कालांश में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।